छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2 वर्ष पूरे कर चुकी है और इसके साथ ही अलग अलग विभागों ने अलग अलग जो उपलब्धियां हासिल की है, लगातार उन उपलब्धियों को पत्रकार वार्ता के माध्यम से यहाँ पर लोगों के बीच में साझा किया जा रहा है। और आज इसी कड़ी में राजधानी रायपुर से थोड़ी दूर नवा रायपुर स्थित में ऑडिटोरियम, संवाद के ऑडिटोरियम में आज छत्तीसगढ़ शासन विभाग की खनिज विभाग का आज की प्रेस वार्ता आज यहाँ पर रखी गई थी, जिसमें राजस्व को होने वाले लाभ के बारे में यहाँ पर बताया गया। और इसके साथ ही साथ जो खनिज विभाग है, जो न्यास संपत्ति है, खनिज जो विभाग है, उनकी आखिर 2 साल में क्या उपलब्धि रही है, कितना राजस्व छत्तीसगढ़ को प्राप्त हुआ है, 2 सालों में क्या क्या उपलब्धियां उन्होंने हासिल की है, और इसके साथ ही आने वाले 3 सालों में किस प्रकार से जो खनिज विभाग है, छत्तीसगढ़ शासन है, कैसे काम करेगा और कैसे प्रदेश की जो राजस्व है, रेवेन्यू से बढ़ाएगा, इस पर चर्चा की गई है। 3 सालों का पूरा इनके पास रोड मैप तैयार है। क्या कुछ कहा है, हम इनसे सीधी चर्चा की है यहाँ पर खनिज विभाग की, और मुख्यमंत्री के जो सचिव है पी दयानंद से हमने खास बातचीत की। इसके साथ ही साथ जो इनके अध्यक्ष है, उन्होंने भी अपनी क्या बातें कही है, सुनिएगा। हमारे सहयोगी ने उनसे साक्षात्कार किया, इंटरव्यू लिया है और उन्होंने बताया कि आखिर 2 सालों में छत्तीसगढ़ सरकार की खनिज विभाग में क्या उपलब्धि रही है। देख रहे हैं कि जो खनिज का अन्वेषण है, परीक्षण कार्य है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य है, ये जो है विभाग की तरफ से किया जाता है। और इसके ही थोड़ा सा प्रोसेस आगे का है, खनिज ब्लॉक की नीलामी का भी कार्य करते हैं। और ये पूरे संदर्भ जो है, इसको हमारा पत्रकारिता हो गया, ऑक्शन हो गया, तो राज्य के विकास के लिए राजस्व का संग्रहण का जो कार्य है वो भी हम लोग करते हैं। और जब हमारे पास जितने भी खनिज उपलब्ध है, उनके नीलामी के पश्चात जो हमको रॉयल्टी मिलती है, उस रॉयल्टी का एक निश्चित प्रतिशत जो डीएमएफ के अंशदान के रूप में होता है, कंट्रीब्यूशन है, उसका भी हम लोग देखभाल करते हैं और राज्य के विकास में जिन जिलों की राशि है उनको प्राप्त होती है। नायाबियम और टेंटेनियम नहीं निकलता, ये छत्तीसगढ़ की धरती है, ये बस्तर है जिसके टीम में नायाबियम और टेंटेनियम आता है, बाकी कहीं पर नहीं होता। चाहे वो विश्व के कोई भी कितना बड़े प्रोड्यूसर हो, उनमें नहीं होता। ये इस प्रचुर धरती का वरदान है। और इसके साथ साथ यहाँ कोलम्बाइट होता है। कोलम्बाइट एक न्यूक्लियर मिनरल है, वो न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जाता है, उसकी भी प्रक्रिया चालू की गई है। सीएनडीसी से एक टाइप पर धमकी होती थी कि न्यूक्लियर मिनरल में क्या कर रहा है। जाइकोरियम भी करके एक जाइकोरियम भी क्रिटिकल मिनरल है, जिसको जो यहाँ पर प्राप्त होता है। और रेयर अर्थ के साथ, रेयर अर्थ एक कंपनी है जो रेयर अर्थ का काम करती है, जो सिर्फ एएनडी के लिए काम करती है, एटॉमिक मिनरल डेवलपमेंट एजेंसी, जो एक रेयर अर्थ को लेती है और जिसके आधार पर न्यूक्लियर रिएक्टर्स, यूरेनियम और थोरियम का काम होता है, उस पर भी काम किया जा रहा है। उस लेवल तक का काम है, उस लेवल तक भी जाइकोरियम और बाकी सारी चीज़ों पर भी काम किया जा रहा है। तो जो राष्ट्रीय हित के जो काम है, नेशनल इंटरेस्ट के जो काम है, नेशनल सेफ्टी सिक्योरिटी के काम है, उस पर भी काम किया जा रहा है। अगर सस्टेनेबल माइनिंग करनी है और पर्यावरण को बचाते हुए, इकोलॉजी को पूरा बैलेंस करते हुए ही आगे बढ़ा जाता है, ये सबको मैं स्पष्ट करना चाहता हूँ। अपने राज्य के संदर्भ में भी ऐसा कभी विसंगति करके नहीं। माइनिंग एक्टिविटी मीन्स मोर डिफॉरेस्टेशन, ह्यूमन राइट्स, उसका भी उल्लंघन हो रहा है काफ़ी जगह में। तो इसमें जैसे हसदो में देखा, जंगल काट रहा है काफ़ी संख्या में, उधर को जो आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष कर रहा है, तो उनके लिए सरकार का क्या स्कीम है? आदिवासी जल जंगल जमीन के लिए संघर्ष कर रहा है कि प्रायोजित एनजीओ जल जंगल सर्विस के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ये एक बार आप इस चीज को, मैं जो बात बोल रहा हूँ उसको आप ध्यान रखिए। आदिवासी संघर्ष कर रहा है, स्थानीय आदमी संघर्ष कर रहा है कि प्रायोजित एनजीओ संघर्ष कर रहा है। पेड़ काट रहे डिफॉरेस्टेशन, तो उसका फुलफिल कैसे हो रहा है? सर, आपको मैंने प्रक्रिया बताई। अगर फॉरेस्ट का प्लान जब बनता है, एक खदान को 30 साल के लिए बनाया जाता है और आईबीएम निर्धारित करता है कि 30 साल में एक खदान लगेगी। एक दिन में पेड़ नहीं कटता, पेड़ धीरे धीरे कटता है, और जैसे पेड़ कटता है तो रिक्लेम करके, खदान को रिक्लेम करके उस क्षेत्र पे पेड़ लगा दिया जाता है। अब ये एक नई टेक्निक आ गई है कि पेड़ को सीधा ट्रांसलोकेट किया जा सकता है। जहाँ गैप मिलता है तो पेड़ डायरेक्ट ट्रांसलोकेट हो जाता है। आप टेक्निक क्या आ गई कि एक जीवित पेड़ को आप उठाकर ट्रांसलोकेट कर सकते हो, और इस टेक्निक को कहीं पर छत्तीसगढ़ में बहुत सारी जगहों पर कम से कम 20 से 25 हजार ऐसे पेड़ हैं जिनको ट्रांसलोकेट किया गया है, और उसमें 80% सर्वाइवल रेट है। जो हसदो में ओपन जो कोल ब्लॉक जो माइनिंग हो रहा है, उसमें आफ्टर जो माइनिंग प्रोसेस कंप्लीट होने जाने के बाद दिखा जा रहा है जो वाटर जो रिसोर्स और एलिफेंट जो कॉरिडोर वो भी खत्म हो रहा है, वाटर रिसोर्स भी खत्म हो रहा है। तो उसमें जो रहने वाला जो इनहेबिटेंट्स, उसके लिए तो काफी समस्या है। सर, पहली चीज तो आपको बताऊं कि छत्तीसगढ़ में कोई भी एलिफेंट कॉरिडोर मार्ग नहीं है।
एलिफेंट का जो मूवमेंट है वो हैब्जर्ड है, ठीक है। ये बोलने की बात है कि एलिफेंट कॉरिडोर है, एलिफेंट कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में मार्क नहीं है। हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं कि एलिफेंट कॉरिडोर कहाँ कहाँ पर है, कितने एलिफेंट के कौन से ग्रुप हैं, उस ग्रुप में कितने मेट्रियार्क हैं, मेट्रियार्क के कितने बच्चे हैं, कितना सिस्टम है, कितने लोगों के ग्रुप है, ये हम इस्टेब्लिश कर रहे हैं। एलिफेंट कॉरिडोर छत्तीसगढ़ में मार्क नहीं है, क्योंकि एलिफेंट छत्तीसगढ़ में 90 के दशक में आया, उसके पहले तो एलिफेंट है ही नहीं है, तो फिर हम एलिफेंट कॉरिडोर की कैसी मार्किंग करेंगे, नंबर 1। नंबर 2, जो आप बोल रहे हैं कि हाइड्रोलॉजी का जो इफेक्ट है, हाइड्रोलॉजी एक बार जैसे फॉरेस्ट रिक्लेम होता है, हाइड्रोलॉजी अपने आप डेवलप हो जाती है। वो तो हाइड्रोलॉजी तो आप चेंज रहे, रायपुर की हाइड्रोलॉजी आप चेंज कर लीजिएगा वाटर हार्वेस्टिंग से। तो ऐसे ही खबरों से अपडेट रहने के लिए आप देखते रहिएगा आवाज हिंद 24 न्यूज। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।